पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने अध्ययन किया कि उड का घोषणा पत्र जिसको कि महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। उड का घोषणा पत्र, शिक्षा का महाधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन के नाम से भी हम जानते हैं। तो आज हम कुछ कमीशंस के बारे में बहुत शार्ट में बात करेंगे। समय मिलेगा तो इसको हम पुनः रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपके ये अगले पेपर में जो शिक्षा के नवीन प्रयास करके पेपर है उसमें पूरा ये कमीशन दिया हुआ है। तो उस पेपर में भी है सेम वही चीज़, तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे तो ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको पुनः रिवीजन करा दूँगा, लेकिन एक ब्रीफ बहुत शार्ट में मैं उसका नाम लूँगा और आप बहुत हल्के में इनको समझते चलिए, और बाद में अगर समय मिलेगा तो इनको हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। क्योंकि सिलेबस काफ़ी बृहद है तो पहले एक बार कवर कर लिया जाए, फिर समय मिलेगा तो हम रिवाइज कर देंगे। क्योंकि यही सेम चीज़ें, सेम हेडिंग्स आप देखेंगे आपको अगले पेपर में भी जो आनंद कुमार मिश्रा जी पढ़ाएंगे उसमें भी दिया गया है। तो आपको भारतीय शिक्षा आयोग एक कमीशन बना 1882 में, ये पढ़ना है। इसे पूछा जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग किसे कहा जाता है, तो हंटर कमीशन। भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से हम इसको जानते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग कहें या हंटर कमीशन कहें, क्योंकि हंटर, सर फिलिप हंटर इसके अध्यक्ष थे, तो उन्हीं के नाम पर इस कमीशन को हंटर कमीशन कहा गया। हंटर कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग कब नियुक्त हुआ? 1882 ईस्वी में। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों नियुक्त हुआ? कोई कमीशन, कोई आयोग क्यों नियुक्त होता है? इसलिए नियुक्त हुआ कि जो उड की शिक्षा नीति थी, उड का घोषणा पत्र था, उसका अध्ययन करने के लिए, उसका रिव्यू करने के लिए कि क्या वो ठीक था, उड ने जितनी बातें कही उसको लागू की गई कि नहीं की गई, और उनका अध्ययन करने के बाद कमीशन ने अपने सुझाव दिए। तो आयोग का जो कार्यक्षेत्र था वो क्या था? उड का घोषणा पत्र का अध्ययन था। दूसरा था कि प्राथमिक शिक्षा की क्या स्थिति है, उसके विकास के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तीसरी जो बात थी, क्या माध्यमिक शिक्षा में ध्यान दिया गया या नहीं दिया गया। तो उड के घोषणा पत्र का अध्ययन करना, प्राथमिक शिक्षा के विकास के बारे में सुझाव देना, माध्यमिक शिक्षा में क्या काम हुआ, और भारत में राजकीय स्कूलों की भूमिका क्या है, इस संबंध में सरकार की नीति क्या होनी चाहिए। इन सब बिंदुओं पर मिशनरी के जो स्कूल हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या भूमिका है, भारत में शिक्षा के जो व्यक्तिगत प्रयास हैं, कुछ लोग व्यक्तिगत प्रयास भी कर रहे थे, तो इन सारी चीज़ों का रिव्यू करने के लिए, अध्ययन करने के लिए और उनसे संबंधित सुझाव देने के लिए आयोग ने इसने 7 महीने तक इस पर काम किया, और 770 पन्नों की, 770 पृष्ठ का अपना एक दस्तावेज, ये जो है तत्कालीन भारतीय शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर इसने अपने सुझाव दिए और 1883 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब ये सुझाव आप पढ़ लीजिएगा, जो कि क्या क्या सुझाव इसने दिए कमीशन ने। मैंने बताया ना कि मैं शार्ट में करूँगा, नहीं तो मैं सब पढ़ा नहीं पाऊँगा। कमीशन ने सुझाव दिए, प्राथमिक शिक्षा पर सुझाव दिया, माध्यमिक पर सुझाव दिया, व्यक्तिगत प्रयासों, मिशनरियों पर, तमाम पर सुझाव उसने दिए। अब जो अगली चीज़ें आई कि भारतीय जो शिक्षा आयोग बना, हर कमीशन का अपना कुछ ड्रॉबैक था, कुछ दोष थे, कुछ गुण थे, और उसने क्या सुझाव दिए, यही आपको पढ़ना है। तो किताबों में आप पढ़िएगा कि कमीशन की नियुक्ति क्यों हुई, मैंने बता दिया। अब इस कमीशन की क्या विशेषताएं थी, क्या गुण थे, और इस कमीशन के क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या दोष थे, इनको आप पढ़ लीजिएगा, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। अब अगली बात हम करते हैं कि 1901 में शिमला सम्मेलन हुआ। ये प्रश्न पूछा जाता है कि शिमला सम्मेलन कब हुआ? 1901 में। पढ़ लीजिएगा, सिंपली कहानी, हिस्ट्री है, इतिहास आप पढ़ेंगे समझ में आएगा। मैं उन्हीं बातों को दोहराऊँ, क्योंकि आपके अगले पेपर में यही सेम चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, तो वहाँ आप पढ़ेंगे। समय मिलेगा तो मैं भी रिव्यू करूँगा। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ये बना 1902 में। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बना 1902 में। देखिए ये सब बातें स्वतंत्रता के पहले की बात हो रही है, क्योंकि हमारा भारत देश जो आज़ाद हुआ वो 1947 में आज़ाद हुआ। तो 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बना, और लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति आई, लॉर्ड कर्जन ने अपनी एक शिक्षा नीति 1904 में प्रस्तुत की। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कब बना?
ये बना 1902 में। कर्जन की शिक्षा नीति कब आई? 1904 में। ये सब बातें, आयोग का अध्यक्ष कौन था, आयोग ने किन किन क्षेत्रों में काम किया, ये सारी बातों को आप पढ़ लेंगे। इसके बाद एक राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन शुरू हो गया। तमाम प्रकार के लोग तमाम प्रकार की बातें करने लगे। लॉर्ड कर्जन ने अपनी बात कही, विश्वविद्यालय आयोग की अपनी बातें हुई, और ये देखा जाने लगा कि आयोग ने जो सिफारिश करता था वो ठीक ढंग से लागू नहीं होती थी बातें। तो एक तरह से 1813 से ही बातें आज्ञा पत्र से प्राच्य पाश्चात्य विवाद छिड़ा था, और अंग्रेजी को लेकर के, मिशनरियों को लेकर के, भारतीय साहित्य को लेकर के, माध्यम को लेकर के, पाठ्यक्रम को लेकर के, कंपनी के शासन को लेकर के, मैकाले ने छनाई का सिद्धांत दिया, इन सबों को लेकर के तमाम प्रकार के विवाद चल रहे थे। और इसी में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो गई और राष्ट्रीय शिक्षा की मांग एक तरह से प्रस्तुत होने लगी। और उसी क्रम में गोखले विधेयक आया 1911 में। गोखले विधेयक कब आया? 1911 में। गोखले बिल 1911 में आया। गोखले ने प्रस्ताव दिया, 1910 में प्रस्ताव दिया था। उस प्रस्ताव को 1911 में उन्होंने बिल करके प्रस्तुत किया। अंग्रेज़ों ने उनके इस प्रस्ताव को नहीं माना। इसके बाद तमाम बातें होती रहीं, प्राथमिक शिक्षा को लेकर के, माध्यमिक शिक्षा को लेकर के, उच्च शिक्षा को लेकर के विभिन्न लोगों ने अपने अपने मत, अपने अपने सुझाव दिए। और इसी के दौरान एक 1917 से 19 तक आपको लिखा मिलेगा कि 1917 से 1919 के बीच में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग बना। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को हम सैडलर आयोग के नाम से भी जानते हैं। चाहे आप सैडलर आयोग कहें, चाहे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कहें, दोनों चीज़ें एक ही हैं। जो इसे भारतीय जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के बहुत सारे सुझाव थे, वो सुझाव थे माध्यमिक शिक्षा को लेकर के थे, भारतीय विश्वविद्यालयों को लेकर के थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय को लेकर के थे। तो जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग बना, उसके क्या गुण थे, क्या दोष थे, आयोग का क्या प्रभाव रहा, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। मैंने कहा कि मैं बहुत शार्ट में चर्चा कर रहा हूँ। द्वैध शासन आया, डायआर्ची द्वैध शासन। हर्टाग समिति बनी, वुड एबर्ट रिपोर्ट आई। हर्टाग कमेटी ने सबसे पहली कमेटी थी जिसने अपव्यय और अवरोधन को दूर करने की बात कही थी। ये प्रश्न बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि अपव्यय और अवरोधन को दूर करने की बात किस समिति ने की थी? हर्टाग कमेटी ने। हर्टाग समिति वह समिति थी जिसने अपव्यय और अवरोधन को दूर करने की बात की थी। अब यहीं पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अपव्यय और अवरोधन होता क्या है। अपव्यय अवरोधन का मतलब होता है कि जब समय शक्ति का ह्रास होता है, बच्चा किसी भी अवरोध के कारण या किसी कारण अगली कक्षा में प्रवेश न ले पाए। कोई बच्चा बीच में ही पढ़ाई छोड़ दे, छोड़ने के कई कारण हो सकते हैं। वह फेल हो सकता है, फेल होने के कारण छोड़ दे रहा है, या उसको कोई उसके माता पिता किसी जगह पर जाते हैं काम करने, घर में छोटी बच्ची है और वह बच्ची की देखभाल करने के लिए उसने कक्षा 1 पढ़ा, कक्षा 2 पढ़ा, लेकिन उसने कक्षा 3, 4 नहीं पढ़ा। तो एक तरह से अपव्यय अवरोधन है। तो अपव्यय अवरोधन को दूर करने की बाद हर्टाग कमेटी ने बात कही। हर्टाग समिति जो बनी थी वो 1927 से 1929 के बीच बनी थी। हर्टाग कमेटी 1927 से 1919 के बीच बनी थी। उसने प्राथमिक शिक्षा को लेकर के बहुत प्रकार के सुझाव दिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए बहुत प्रकार के सुझाव दिए, उच्च संबंधी शिक्षा के लिए बहुत प्रकार के सुझाव दिए। तो हर्टाग कमेटी के क्या गुण थे, क्या दोष थे और वर्तमान शिक्षा में क्या प्रभाव पड़ा, इसको आप पढ़ लेंगे। वुड एबर्ट रिपोर्ट, वुड एबर्ट की रिपोर्ट आई 1836-37 में। ये केब के द्वारा सुझाव विकसित इस पे किए गए। समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, वुड एबर्ट ने अपनी रिपोर्ट दी, वुड एबर्ट रिपोर्ट। इसके बाद वर्धा योजना आई। महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने वर्धा योजना दी। और वर्धा योजना एक तरह से अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था वर्धा में, अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन हुआ था वर्धा में। वर्धा 22-23 अक्टूबर 1937 को
सम्मेलन हुआ और उसमें प्राथमिक शिक्षा से संबंधित गांधी जी ने 7 मूल बातें बताई थी उस सम्मेलन में। और पहला कहा था कि 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। दूसरी बात, उस वर्धा शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए यह कहा था कि यह शिक्षा सभी के लिए समान हो, बिना किसी जाति वर्ग भेद के हो। तीसरी बात उन्होंने कहा था कि शिक्षा देश के ग्रामीण जनता की आवश्यकता के अनुरूप हो, शिक्षा ऐसी हो जो ग्रामीण जनता की आवश्यकता की पूर्ति करे। चौथी बात उन्होंने कही कि भाषा, गणित आदि के साथ साथ बच्चों को सफाई, स्वच्छता, स्वास्थ्य, रक्षा और भोजन नियम तथा माता पिता के कार्यों में हाथ बटाने की शिक्षा दी जाए, यानी स्वावलंबन की शिक्षा, आत्मनिर्भर बनाने की शिक्षा दी जाए। पांचवी बात उन्होंने कही कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। छठी बात कही कि कृषि कार्य को, हस्त कौशल को, हाथ से किए गए कार्य को मान्यता दी जाए। और सातवीं और अंतिम बात यह कही कि हस्त कौशल के माध्यम से बच्चों को स्वावलंबी बनाया जाए। ये बातें उन्होंने 7 बातें कही थी। इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति आई 1937 में। तो पूछा जा सकता है कि वर्धा सम्मेलन कब हुआ था? 1937 में। और डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति कब बनी? वो भी 1937 में बनी। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1938 में। और इसी के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उस हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में, उसे बेसिक शिक्षा कहा गया। बेसिक शिक्षा की रूपरेखा यही थी। पहली जो बेसिक शिक्षा में बात स्वीकार की गई कि 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। दूसरी बात कही गई बेसिक शिक्षा में कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। तीसरी बात कही गई कि शिल्प उद्योग पर आधारित शिक्षा हो, आधारभूत शिल्प उद्योग पर आधारित शिक्षा हो। संपूर्ण शिक्षा का जो आधार हो वो शिल्प उद्योग हो। और शिल्प का चुनाव बच्चे अपनी योग्यता और क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप करें। बच्चों द्वारा जो निर्मित वस्तुएं हों, बच्चे जो काम करें, जो वस्तुएं बनाएं, उनको स्कूलों के व्यय पर उनको पूरा किया जाए, स्कूल के विकास के लिए और बच्चों के आर्थिक लाभ के लिए उसका उपयोग किया जाए। शिल्प की शिक्षा इस प्रकार दी जाए कि बच्चे कहीं भी रहें तो अपना जीविकोपार्जन कर सकें, स्वावलंबी बन सकें। और अंतिम बात जो उन्होंने कही कि शिल्प की शिक्षा में आर्थिक महत्व के साथ साथ सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व को भी स्थान दिया जाए। तो बेसिक शिक्षा के कुछ आधारभूत सिद्धांत पूछे जाते हैं कि बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत क्या थे। यही 7 सिद्धांत बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत थे। उनको अगर आप हेडिंग्स में पिरोना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं पहला सिद्धांत, बेसिक शिक्षा का पहला सिद्धांत, शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाया जाए। दूसरा सिद्धांत है कि बालक को आत्मनिर्भर व सेल्फ सपोर्टिंग बनाने का सिद्धांत। तीसरा है सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत। चौथा है शिक्षा को जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। पांचवा है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा का सिद्धांत। शिक्षा हस्त कौशल पर केंद्रित करने का सिद्धांत और ज्ञान को एक इकाई के रूप में विकसित करने का सिद्धांत, जो कि विज्ञान और सामाजिक महत्व को दिया। अब बेसिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बेसिक शिक्षा में मैंने चर्चा कर दी। बेसिक शिक्षा का क्या गुण था, क्या दोष था, बेसिक शिक्षा में बहुत सारी बातें आई। इसके बाद आचार्य नरेंद्र देव समिति बनी 1939 में। आचार्य नरेंद्र देव समिति 1939 में बनी। इस पर डिटेल में चर्चा होगी, समय मिलेगा तो। सार्जेंट योजना 1944 में आई। सार्जेंट योजना, ये सब कुछ कमीशन से आप में। अब भारत देश आज़ाद हुआ और भारत देश आज़ाद होने के बाद जो पहला कमीशन बना 1948-49 में, 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ। 1948 में आज़ादी के बाद जो पहला आयोग गठित हुआ उसे हम कहते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। चूँकि उस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, तो उन्हीं के नाम पर हम कहते हैं राधाकृष्णन आयोग। 48-49 से बना और इसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो अगर कोई पूछे कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को और किन नाम से जानते हैं, राधाकृष्णन आयोग के नाम से। आज़ादी के बाद पहला आयोग कौन था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग।
इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए, इनको आप देख लीजिएगा। ये उन्होंने हर क्षेत्र के लिए सुझाव दिए। विश्वविद्यालय आयोग बना। अब भारतीय संविधान में शिक्षा को लेकर के बहुत सारे प्रावधान किए गए। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व, आप लोग इतिहास से पढ़ते हैं। नागरिकों के मूल कर्तव्य की अगर हम बात करें तो 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं नागरिकों को। पहला है समानता का अधिकार, ये 6 आपको सभी को याद होगा। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति की शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे 6 मूल अधिकार हैं। तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार और कर्तव्य दिए गए, अब इसको शिक्षा संबंधी आप समझिए कि शिक्षा किस सूची में है? समवर्ती सूची में है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि शिक्षा किस सूची में है? समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची का मतलब ये होता है कि केंद्र का भी दायित्व है और राज्य का भी दायित्व है शिक्षा की व्यवस्था करना। ठीक है। जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक के शिशुओं की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करना, ये 86वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 45 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया गया कि राज्य सभी बच्चों को जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु प्राप्त न कर लें बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करेगा। 2002 में 86वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 45 में परिवर्तन करके ये बात कही गई और अनुच्छेद 45 में यह घोषणा की गई कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के हर बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का प्राविधान होगा। और इसी के तहत 21A जोड़ा गया जो इस प्रकार है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उस प्रकार की नीति से जैसा राज्य विधि द्वारा अवधारित करे की व्यवस्था करेगा। इसे 86वां संशोधन 2002 में एक संशोधन यह किया गया कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता और अभिभावक के रूप में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों तथा आश्रितों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इस दिशा में सरकार का सबसे बड़ा कदम शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया, RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन 2009, और इसे 1 अप्रैल 2010 में कानूनी रूप में ढाल दिया गया। तो बहुत सारे प्रावधान किए गए। समाज के कमजोर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई। स्त्री शिक्षा का 15(3) में यह व्यवस्था की गई कि सभी स्त्रियों को बालिकाओं को इस उपबंध में कोई इस तरह की व्यवस्था होगी। शिक्षा की व्यवस्था स्त्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। अल्पसंख्यकों के लिए 30(1) में व्यवस्था की गई। मातृ माध्यम के माध्यम से शिक्षा 350A में बात कही गई। धार्मिक शिक्षा के विषय में स्पष्ट निर्देश दिया गया अनुच्छेद 28 में और कहा गया कि इसमें राज्य निधि द्वारा पोषित किसी भी शिक्षा संस्था द्वारा धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 22 में यह स्पष्ट किया गया कि बच्चों को किसी धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, सर्वधर्म समभाव। तो बहुत सारे ये प्राविधान किए गए और जिनमें ये शिक्षा से संबंधित जो कुछ धाराएं कुछ प्रावधान थे मैंने आपको बताई। आचार्य नरेंद्र देव समिति बनी 1952-53 में और आचार्य नरेंद्र देव समिति ने क्या सुझाव दिया, उनके क्या गुण थे, क्या दोष थे, आप इनको बड़ा ही इम्पोर्टेंट आयोग बना। सारे ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपके सिलेबस में सब आयोग नहीं है, इनको घबराइए मत करिए बाप रे बाप कितना पढ़ना है, ऐसी कोई बात नहीं। इसमें उन्हीं आयोग को आपको पढ़ना है जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। मैं एक चर्चा कर रहा हूँ कि ये आप जानते रहिए। ये जो आयोग बता रहा हूँ ये आपके सिलेबस में है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में बना। माध्यमिक शिक्षा आयोग को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, कहते हैं मुदालियर शिक्षा आयोग। चूँकि डॉक्टर लक्ष्मी शंकर यस मुदालियर इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इसे मुदालियर आयोग भी कहते हैं। तो मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग कब बना? 1952-53 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष आप बता देंगे कि मुदालियर महोदय थे। किस लिए बना था? माध्यमिक शिक्षा को ज़्यादा काम किया था। तो आप देखेंगे कि ये जो कमीशंस बने ये कहीं ना कहीं से, इसके बाद कोठारी कमीशन बना
राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट आयोग है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। कोठारी कमीशन, दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इसका नाम कहा गया कोठारी। कब बना? 1964-66 में। मुदालियर आयोग बना 52-53 में, कोठारी कमीशन बना 1964-66 में। इसी कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी हम जानते हैं। तो आयोग ने 692 पृष्ठ का एक दस्तावेज जो 3 खंडों में विभाजित था उसने राष्ट्र को सौंपा था, और देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। ये कोठारी कमीशन का लोगो था कि देश, इसीलिए इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, जो कि राष्ट्र से संबंधित कई बातें कही गई। और इसने पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्चतर शिक्षा तक, अनुसंधान कार्य तक सारे चीज़ों को लेकर के सुझाव दिया। शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर, हर पहलू पर बात कही। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट कमीशन शिक्षा के क्षेत्र में रहा। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1968 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई। ध्यान दीजिएगा, मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहा हूँ जो 1968 में आई, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? 1986 में आई। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर केवल पूछा जाए तो 1968, और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसी 68 को पलट दीजिए 1986। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या बातें कही गई। अब इसके बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1986 में। राजीव गांधी उससे प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्हीं के दौरान जो है 12 खंडों में विभाजित थी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 12 भागों में विभाजित दस्तावेज थी, और उसका वर्णन आप पढ़ लीजिएगा। इसी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात कही गई, डायट खोलने की बात कही गई कि डायट की स्थापना की जाए हर जिले में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। ये प्रश्न पूछता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात किस कमीशन ने या किस नीति ने कही? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। जवाहर नवोदय विद्यालय को कहा जाता है गति निर्धारक स्कूल। तो गति निर्धारक स्कूल या जवाहर नवोदय विद्यालय की रूपरेखा किसने प्रस्तुत की? इस रूपरेखा को प्रस्तुत किया था जो आपकी 86 की नीति थी। ब्लैक बोर्ड योजना, नवोदय विद्यालय, मुख्य विशेषताएं हैं, डाइट की बातें इसी में कही गई। अब इसी कुछ इनके कुछ दोष थे, कुछ गुण थे, उनको आप पढ़ लीजिएगा। तो राममूर्ति शिक्षा समिति बनी 1990 में। 1990 में राममूर्ति शिक्षा समिति बनी, और जनार्दन रेड्डी समिति बनी 1992 में। जनार्दन रेड्डी समिति बनी 1992 में। आप और संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी 1992 में। जो 86 की नई शिक्षा नीति आई थी उसका संशोधन हुआ, उसे कहते हैं संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। तो ये आप देख लीजिएगा कि 1992 की संशोधित शिक्षा नीति क्या है। ये सब चीज़ें डिटेल में आपको पढ़ाई जाएंगी। अब नई शिक्षा संरचना, इस समय नई शिक्षा संरचना क्या है? 10+2+3 की संरचना नई शिक्षा संरचना है। 10+2+3 कोठारी कमीशन ने भी एक समान पाठ्यक्रम की बात कही थी, और ये नई शिक्षा संरचना है। नवोदय विद्यालय को गति निर्धारक स्कूल कहा जाता है। ये इतने कमीशंस बने थे। अब इसके बाद आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है दर्शन। दर्शन क्या है, अब इस पर अगले कक्षा में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।